हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोमीटर के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो अगर आप माइक्रोमीटर के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए और माइक्रोमीटर के बारे में जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको आप नोट करिए और उसको ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको माइक्रोमीटर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए और आप माइक्रोमीटर चलाने के एक प्रकार से मास्टर बन जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको माइक्रोमीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, माइक्रोमीटर के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोमीटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, माइक्रोमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है और माइक्रोमीटर किसी ऑब्जेक्ट का क्या क्या माप सकता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये माइक्रोमीटर का एक डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है और ये हमारे पास ओरिजिनल माइक्रोमीटर भी है। देखिए, इसको हम खोलते हैं यहाँ से, अब इसको निकालते हैं बाहर। ये हमारा है माइक्रोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये माइक्रोमीटर कुछ इसी प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। और ये इसका है एडजस्ट रिंच होता है जिसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है। हम आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें तो ये जो हमारा माइक्रोमीटर होता है यह किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट की लंबाई, व्यास और उसकी मोटाई को माप सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि नट बोल्ट का एक सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पर यह हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यह कम से कम 0.01 mm तक की रीडिंग माप सकता है। तो यह इसका लीस्ट काउंट होता है, यहाँ तक की रीडिंग को ये माप सकता है। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसके पार्टों के बारे में बात कर लें तो इसका कौन कौन सा पार्ट होता है और किसका क्या काम होता है ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस पार्ट के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं सी फ्रेम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सी फ्रेम बहुत ही मजबूत मटेरियल से बनाया गया होता है। अब यहाँ पर सी फ्रेम के ऊपर जो इसकी रीडिंग होती है वो भी लिखी रहती है। तो इसके इस साइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है ये है 0.01 mm और ये 0 से 25 mm तक का स्केल इसके अंदर उपस्थित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो अगला पार्ट है उसको बोलते हैं एनविल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एनविल, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको एनविल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं, एंड पॉइंट पे एक काला काला आपको दिख रहा होगा, तो वो हार्ड मटेरियल से मिलकर बनाया गया होता है। अगर वो हार्ड मटेरियल ना होता तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हम चेक करते तो इसमें गड्ढा हो जाता, और जब वो गड्ढा हो जाता तो फिर से इसके बाद दोबारा रीडिंग आप किसी ऑब्जेक्ट की लेते तो वो रीडिंग सही ना आती। तो इसीलिए इसको हार्ड मटेरियल से बनाया गया है। इसका दोनों सिरा, यानी कि एनविल का भी ये वाला सिरा हार्ड मटेरियल से बनाया गया है और साथ ही साथ इसको बोलते हैं स्पिंडल, और स्पिंडल का भी ये इंड वाला सिरा हार्ड मटेरियल से मिलकर बनाया गया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और बाकी ये अलग मटेरियल है और ये अलग मटेरियल है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसका नाम होता है सी फ्रेम और उसके बाद यहाँ पर होता है एनविल और इसके बगल में होता है स्पिंडल। जो हमारा एनविल होता है वो फिक्स पार्ट होता है, यानी कि रुका हुआ पार्ट होता है, और जो हमारा स्पिंडल होता है ये मूविंग पार्ट होता है। कैसे ये मूव करेगा, इसको हम यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूव करते हुए जा रहा है एनविल के पास। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, ये मूव करते हुए एनविल के पास जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्पिंडल होता है वो मूविंग पार्ट है और जो हमारा एनविल है फिक्स पार्ट है। अब यहाँ पर एक जीरो एडजस्ट स्क्रू लगा रहता है, तो किसी किसी में लगा रहता है, किसी किसी में नहीं लगा रहता है। यहाँ पर एक बॉल की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जीरो एडजस्ट स्क्रू का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए रीडिंग सही नहीं आती है तो उसके द्वारा भी हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले पार्ट के बारे में बात कर लें तो जो हमारा अगला पार्ट है वो है लॉक नट। ये हमारा होता है लॉक नट। अब इस लॉक नट का इस्तेमाल क्या है, लॉक नट का इस्तेमाल ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम कोई पार्ट रखते हैं, जैसे इसी को हम रख लेते हैं, इस पार्ट को रखते हैं और इसको हम मापना चाहते हैं कि ये कितना mm का है। तो इसको जब हम इसमें लगा दिए, इसमें लगाने के बाद
हम क्या करते हैं, इस रैचेट के द्वारा इसको घुमाते हैं इस तरह से। जब हम रैचेट के द्वारा इसको घुमा दिए, अगर मान लीजिए रीडिंग निकालना है, तो ये जब हम इसको रखते हैं ना, तो हो सकता है इसकी रीडिंग गड़बड़ हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये यहाँ पर लॉक नट से लॉक कर देना होता है। अब ये रीडिंग गड़बड़ नहीं होगी, अब ये घूमेगा नहीं। तो ये लॉक नट का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अब लॉक नट को हम हटा देते हैं, और जब लॉक नट को हटा देंगे फिर इसको हम घुमा सकते हैं आसानी से। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया लॉक नट का क्या काम होता है। अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इसके अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्लीव। और जो हमारा स्लीव होता है, स्लीव पे जो रीडिंग आपको दिख रही होगी 0, 5 इस तरह से जो रीडिंग दिख रही होगी, हम थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर 10 दिख रहा है। तो ये जो रीडिंग होती है वो 25 mm तक होती है। हम आपको यहाँ पर पूरा खोल कर दिखा देते हैं। तो ये जो रीडिंग होती है वो 25 mm तक होती है। तो यहाँ पर आपको दिख गया 20 mm। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हमारा होता है 25 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। अब इसके बाद कोई रीडिंग नहीं है, ये पूरा खुल गया। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 25 mm तक इसकी रीडिंग होती है, और इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं। अब इसके बाद नीचे और आप देख रहे होंगे कुछ और पॉइंट बने हुए हैं। जो नीचे वाला पॉइंट होता है ये होता है सब डिवीज़न, यानी कि ये सब स्केल होता है। ये 0.5 mm मापा जाता है, यानी कि इसका जो एक पॉइंट है ना नीचे की तरफ, वो 0.5 होता है। हम आगे आपको रीडिंग नापना भी बताएंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल में आप इतना समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये है मेन स्केल, जिसको हम mm में मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो 5 को हम 5 mm बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये छोटा छोटा पॉइंट नीचे वाला दिख रहा है, इसको हम 0.5 mm बोलते हैं। आगे जब हम रीडिंग नापना बताएंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसको जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से इसको काउंट किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट का नाम होता है स्लीव, और इसी स्लीव के ऊपर मेन स्केल और जो हमारा सब डिवीज़न होता है वो स्केल बनी होती है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट के बारे में बात कर लें, तो जो हमारा अगला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस थिम्बल का काम क्या होता है, इस थिम्बल का काम ये होता है कि इसमें जो रीडिंग होती है वो होती है 0.01 mm। अगर मान लीजिए हम कोई रीडिंग माप रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट माप रहे हैं, और वहाँ पर मापते मापते हमारा ये आ गया, जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया 40। तो 40 अगर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्केल है, सीधा वाला स्केल जो है, जिसको हम बेस स्केल बोलते हैं, इस बेस स्केल के सामने जो भी यहाँ पर नंबर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 नंबर आ गया। तो जब 40 नंबर आ जाता है तो 40 में 0.01 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग और सब डिवीज़न की रीडिंग, और साथ ही साथ थिम्बल स्केल की रीडिंग, इसको सर्कुलर स्केल भी बोला जाता है, इसकी रीडिंग को जोड़ करके तब हम निकालते हैं फाइनल रिजल्ट। तो हम आपको आगे बताएंगे, आप बेहद आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं इसको सीखने में, आपको हम सिखा के जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए आप, और अगली जो वीडियो आने वाली है इसको सिखाने वाली, तो उसमें भी आप जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसका नाम होता है थिम्बल, और इसी पे जो स्केल होती है उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर आगे अब बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पार्ट है उसको नरलेड ग्रिप बोलते हैं, और ये नरलेड ग्रिप जो होती है ये पकड़ने में बहुत आसान लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए नरलेड ग्रिप बनाई जाती है कि इसको हम आसानी से घुमा सकें, हमारा ये हाथ जो है वो इसके ऊपर फिसले ना। तो ये नरलेड ग्रिप होती है। अब इसके बाद हम अगले पार्ट के बारे में बात कर लें, तो ये हमारा होता है रैचेट। अब यहाँ पर नरलेड ग्रिप और रैचेट में क्या अंतर होता है, हम नरलेट ग्रिप को घुमाएंगे या फिर रैचेट को घुमाएंगे रीडिंग को मापते समय, तो यहाँ पर दोनों का यूज है। दोनों का यूज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं मापने के लिए, जैसे हम एक मार्कर रख लेते हैं, यहाँ पे कितने mm का ये मार्कर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नहीं घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, क्योंकि इसको जब हम घुमाएंगे ना तो ज़्यादा हम घुमा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हम घुमा सकते हैं और मजबूती से घुमा सकते हैं। और जब ये जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर टच हो जाए, जब ये स्पिंडल ऑब्जेक्ट के ऊपर टच हो जाता है, तो अब इसके बाद आपको इसको नहीं घुमाना है। यहाँ पर आप ध्यान देते रहिए किस प्रकार से आपको चेकिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जाके अब टच हो गया, जब ये जाके यहाँ पे टच हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर रैचेट को घुमाना है, रैचेट को घुमाना है। और जब ये रैचेट वहाँ पर जाके टच हो जाता है तो ये रैचेट 3 बार खट खट की आवाज़ करेगा, तो समझिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको जो नापने की सेटिंग है वो फिट हो चुकी है। देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार खटखट की आवाज़ किया ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट अब इससे ज़्यादा हम नहीं घुमा सकते। अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये मजबूती से और ज़्यादा घूम सकता है, जिससे हमारी रीडिंग गड़बड़ हो सकती है, रीडिंग में त्रुटि आ सकती है।
लेकिन अगर हम रैचेट को घुमाते हैं तो रीडिंग में त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि ये उसको उसी पे सेट किया जाता है कि ये कितना इस ऑब्जेक्ट को दबाना चाहिए, उतने पे कंपनी के द्वारा सेटिंग की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर माइक्रोमीटर के सभी एक एक पार्टों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब माइक्रोमीटर के इस पार्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो माइक्रोमीटर का ये जो रेंज होता है ये एडजस्टर रेंज होता है। इस एडजस्टर रेंज का काम क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट माप रहे हैं और मापने में कोई त्रुटि बार बार आ रही है, तो आपको सबसे पहले इस स्केल को देख लेना है कि ये हमारा माइक्रोमीटर का स्केल सही है या नहीं सही है, जीरो रीडिंग पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आपको देख लेना। अब हम आपको बताते हैं जीरो रीडिंग पे होना या ना होना कैसे होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा स्लीव है, इस स्लीव में जीरो रीडिंग आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो दिख रहा होगा। अब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है इसका भी जीरो, उसके जो मेन हमारा लाइन आया हुआ है उस लाइन के ऊपर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन लाइन के ऊपर जीरो हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जीरो हो जा रहा है। हमने रैचेट रेंज से घुमाया इसको तो यहाँ पर बिल्कुल ये जीरो हो जा रहा है। यहाँ पर जो लाइन आई हुई है वो जीरो के सामने होनी चाहिए। अगर ये लाइन जीरो के सामने नहीं रहती है, इधर उधर रहती है, तो आप इस रेंज के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करना हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्लीव में एक होल बना होगा, इस साइड में देख सकते हैं ये स्लीव में इस तरह से होल बना हुआ है। तो जिधर भी आवश्यकता होती है इधर इसको हल्का से घुमाना है और बहुत ही सावधानी से घुमाना है, ताकि इस लॉक नट के सामने से जो ये लाइन आई हुई है, बेस लाइन जिसको बोलते हैं, इस लाइन के सामने जीरो हो जाए। आपको ऐसा एडजस्ट करना है। तो ये हमारा एक एडजस्टर रिंच होता है, तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। फिलहाल में इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है क्योंकि जीरो इसके सामने आ जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से माइक्रोमीटर के सभी पार्टों के बारे में और इसके यूज के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।